नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 7वां लेक्चर है। इस सीरीज के 6 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो खूब सारे प्रश्न इस टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक के एक एक प्रश्न को हमें ठीक प्रकार से सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं उन्हें भी हमें समझते हुए आगे बढ़ना होगा। काफी लंबा ये लेक्चर होने वाला है क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। एक के बाद एक इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पे प्रश्न आते रहेंगे। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे आप सभी से उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को किया, तो बिल्कुल किया। यही सबसे पहले जो है आकर्षित हुए। नगरीय उच्च जातियां बिल्कुल। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को यह प्रभावित नहीं कर सका, यह आकर्षित नहीं कर सकता। उदार राजवाड़े भी इससे आकर्षित हुए। तो हम कहेंगे 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हमें डी में दिख रहा है, तो यही डी हमारा उत्तर होगा। अगला कथन और कारण का प्रश्न आ गया। तो कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो निश्चित रूप से 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन चले उसमें तर्क की बात की थी, वैज्ञानिकता की बात थी और मानववाद की बात थी। तो इन सबने भारत के आधुनिकीकरण के तरफ जो है अग्रसर किया। कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो बिल्कुल कथन ए और कारण आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी बी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित करने का कार्य किया। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वही तो चीजों को पढ़ेगा, समझेगा। वहां की जो पश्चिमी सभ्यता की जो पश्चिम के टेक्स्ट थे, जो विचारक थे, उनके विचारों को पढ़ा, सुना, समझा, तो उसके बाद जो है ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हुए। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग हम कहेंगे। अब आ गया प्रश्न, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? अब ये प्रश्न जो है बहुत सारे पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि अपने आप में राजा राम मोहन राय इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी उपाधियां बहुत सारी हैं। इतनी अधिक तो किसी के उपाधि नहीं होगी। देख लीजिए, हमने सभी प्रश्नों को एक ही जगह समेट दिया है। तो इन्हें कहा गया भारतीय जागृति का जनक। किसे कहा गया? तो राजा राम मनोहर राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा गया। भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें पिता कहा गया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता इन्हें कहा गया। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत इन्हें कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इन्हें कहा गया। भारत में प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हें कहा गया। किसे कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को। तो ये सारी उपाधियां राजा राम मोहन राय की हैं और इन सब उपाधियों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब राजा राम मोहन राय के विषय में हम जो है बात कर लेते हैं। तो यहां तो आप देखिए पूरा इनकी उपाधि लिखी गई है। ठीक है, ये पिछले वर्षों में पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में। इनका जो पहला ग्रंथ था
वो था तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ठीक है, एक ईश्वर पर भरोसा करने वाले। ये 1809 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद सब धर्मों का मूल बताया, सब एक ही ईश्वर की बात है, ठीक है। इनका एक अखबार था संवाद कौमुदी, द्वारा इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से गवर्नर विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 या रेगुलेशन 17 पारित करके सती प्रथा को पहले बंगाल में और उसके बाद मद्रास और बंबई में समाप्त कर दिया गया कि सती प्रथा जो है अब अपराध होगा, जो भी सती के लिए उकसाएगा उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का भी घोर विरोध किया। जूरी अधिनियम यह कहता था कि किसी भी हिंदू और मुसलमान के मुकदमे को कोई यूरोपीय न्यायाधीश तो सुन सकता है, लेकिन किसी यूरोपीय ईसाई चाहे भारतीय ईसाई के मुकदमे को कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं सुन सकता, ठीक है। तो 1830 ईस्वी में मुगल शाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न उसी से है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। 1815 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, तो आत्मीय सभा हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, अब राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं उनको हम एक बार देख लें, ठीक है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। आत्मीय सभा एक सती विरोधी संगठन था जो सती का विरोध करता था। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने कलकत्ता में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये सब सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म सभा या संप्रदाय की स्थापना की, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज से बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक एक करके हम देखेंगे। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, किस वर्ष हुई, तो निश्चित रूप से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आप एक लाइन से देखिए कितने एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ब्रह्म समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। तो 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा या संप्रदाय की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया। क्या मुख्य उद्देश्य था, तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध, ये सब जो है आपको ऑप्शंस में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, मूर्ति पूजा का विरोध, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना, एकेश्वरवाद का उपदेश देना था, ठीक है। जब राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में, तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट हम आगे और देखेंगे, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया और तत्वबोधिनी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। इसके साथ ही इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की और ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तका का संकलन भी किया। और यही केशव चंद्र सेन को लेकर के आएंगे ब्रह्म समाज में, और बाद में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाला जाएगा। तो ब्रह्म समाज का 2 भागों में बंटवारा हो जाएगा और उससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह
जिसके समय में मुगलों का सिक्का चलना भी बंद हो गया, और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आए जिनके समय में 1857 की क्रांति हुई और मुगल राजवंश का को जड़ से उखाड़ करके अंग्रेजों ने भारत से फेंक दिया। ठीक है, उनको रंगून में निर्वासित कर दिया बहादुर शाह द्वितीय को। तो इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उनको अपने पेंशन से, अपनी सुविधाओं से संबंधित मांगों को लेकर के भेजा विलियम चतुर्थ के दरबार में 1830 में लंदन में कि भाई जाइए और हमारे पेंशन से रिलेटेड बात उनसे करिए, जो हमारी डिमांड है उसको जो है फुलफिल करवाने का काम आप करिए। राजा राम मोहन राय गए, वहीं पर इंग्लैंड में ही 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इन्हें दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि है, क्योंकि वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो कल पूछा जा रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी किनकी स्थापना से है। तो देखिए 2 और 3, ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की 1868 में, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। लेकिन ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1823 में स्थापित हुई। राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना 1823 में की। तो हम कहेंगे 2 और 3 ये केशव चंद्र सेन का संबंध इनसे है। तो 2 और 3 हमें कहां दिखता है, बी में दिखता है। तो 10 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, सी हमारा उत्तर है। अब आइए जो है इस पूरे विषय को समझ ले। हमने समझा कि जब राजा राम मोहन राय के हाथ से कमान किसके हाथ में आ गई, देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में कमान आ गई ब्रह्म समाज की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया और इन्हें आचार्य का पद दिया। कहते हैं केशव चंद्र सेन बहुत निष्ठापूर्वक इन्होंने ब्रह्म समाज को लेकर के काम किया और ब्रह्म समाज को बहुत तेजी से समाज में फैलाने का काम किया, उसको विस्तृत करने का काम किया, उसे विस्तारित इन्होंने किया। ठीक है, लेकिन 1862 ईस्वी में इन्हें आचार्य पद पर नियुक्त किया और 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस विवाद की स्थिति में केशव चंद्र सेन को अलग कर दिया गया, उनको हटा दिया गया ब्रह्म समाज से। ठीक है, तो 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज था, यानी जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था 1828 में, वो ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के पास रह गया। तो उसको क्या कहा गया, उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, बीएल ग्रोवर सर की पुस्तक में गलती होने की वजह से ये बहुत जगह यही गलत सूचना चली गई। हर जगह लिखा गया है कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था वो नवीन ब्रह्म समाज था और वही भारतीय ब्रह्म समाज था, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसके उल्टा, देवेंद्रनाथ टैगोर जिस ब्रह्म समाज की कमान संभाल रहे थे, जिसमें पहले केशव चंद्र सेन भी थे, वो आदि था, वो प्राचीन था, क्योंकि वो 1828 में बना था। नया तो 1866 में जो बना भारतीय ब्रह्म समाज, इसे नवीन ब्रह्म समाज भी कहा गया, वो था। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो है कुछ और तथ्यों को देख लीजिए। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो प्रश्न था, भारतीय सुधार संघ की स्थापना की और महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इन्हीं के अथक प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं,
सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, वो पारित हुआ 1872 में। इस एक्ट के द्वारा यह तय किया गया कि लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष न्यूनतम विवाह की आयु होगी। यानी इस एक्ट के तहत यह तय कर दिया गया कि बाल विवाह पर प्रतिबंध होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैरिज एक्ट था वो जो एडाप्ट करता था उस पर ही लागू होता था, ठीक है। लेकिन अब केशव चंद्र सेन, जिनके अथक प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ और जो कि बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, वही केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। अब इतना अच्छा रिश्ता आ गया, राजा का रिश्ता आ गया, 12 वर्ष की पुत्री है, तो इन्होंने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए उसका घर बसाने का निर्णय लिया कि भाई हमारी बेटी रानी बन रही है, तो इन्होंने विवाह कर दिया। और ये क्या हुआ, ये ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन हुआ। और ब्रह्म विवाह अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, इनके प्रयासों से हुआ, ठीक है। तो इससे जो है 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो गया। ये जो है भारतीय ब्रह्म समाज जो है उसका जो नवीन ब्रह्म समाज है, और आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और इसके बाद से ही केशव चंद्र सेन की जो सामाजिक हैसियत थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। ये पूरी कहानी है। अगला, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो आदि ब्रह्म समाज जैसे किसी समाज की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन अब चूंकि जब वो उसमें टूट हो गई तो जो ब्रह्म समाज, मूल ब्रह्म समाज था, उसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, जिसकी कमान देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में थी। अगला, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देवतावाद पर। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देवतावाद है, मूर्ति पूजा का विरोध है, अवतारवाद का विरोध है, ये सब है, ठीक है। तो 13 का हमारा उत्तर है सी। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, बल्कि ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, उस शिक्षा के ये प्रमोटर थे। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी और बंगाल गजट। तो राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में समाचार चंद्रिका का प्रारंभ किया गया भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा 1822 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। समाचार चंद्रिका बी हमारा उत्तर है। अगला, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो 3 कथन दिए गए हैं और ये IAS प्री 2012 का प्रश्न है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो निश्चित रूप से ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, तो बिल्कुल इसने ऐसा ही किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो नहीं, ब्रह्म समाज ने इस सिद्धांत का प्रचार नहीं किया कि वेद त्रुटिहीन है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें वैदिक समाज की स्थापना करनी है और वेद ही हैं जो त्रुटिहीन नहीं है, बाकी सब में घालमेल मिलावट हो चुकी है, तो वेद ही त्रुटिहीन नहीं है। और उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो। तो 1 और 2, तो हम क्या कहेंगे? बी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आसान भाषा में जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। और एक ऐतिहासिक उपलब्धि इनके नाम से जुड़ी हुई है, जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारतीय संस्कृति
का बड़ा पुरजोर तरीके से, बड़ा प्रभावी तरीके से पक्ष रखा। और ये पहली बार था कि पूरी दुनिया के विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत प्रभावी तरीके से हिंदू संस्कृति का पक्ष रखा गया और लोगों ने उसे सुना और समझा। यहां से स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता रातों रात बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना गया। अगला, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। देखिए बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 1893 में इन्होंने भाग लिया। सी हमारा उत्तर है। अगला, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। यह बीपीएससी प्री का 2020 का प्रश्न है, लेटेस्ट है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी, विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकों की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जी के नाम पे, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में की। तो 22 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम समझ लें। इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हमने देख लिया, 7-8 प्रश्न थे। ठीक है, तो इस मिशन की स्थापना यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 7 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कलकत्ता के समीप बारानगर में इसकी स्थापना हुई। उसके पश्चात ये बेल्लूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब वहां मुख्यालय हो गया। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे जिनका नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और व्याख्यान दिया। इनके द्वारा 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई और इन्होंने 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारक माना और इन्होंने मूर्ति पूजा एवं बहु देवतावाद का समर्थन किया। ये ध्यान में रखिए इस पॉइंट को, क्योंकि उस समय जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चले उसमें से ज्यादातर ने मूर्ति पूजा, बहु देवतावाद का विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहु देवतावाद का समर्थन किया। ठीक है, इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार इनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबेल ने किया और इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं वेदांत फिलॉसफी जैसी पुस्तकों का संपादक किया। इन्हें व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना था कि धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो। इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मुखोपाध्याय। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? यह आरो यारो री एग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन है स्वामी
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। तो ये संस्कृत कॉलेज में जो है प्राचार्य रहे और इन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। डी हमारा उत्तर है। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया? तो ये सिस्टर निवेदिता द्वारा कथन कहा गया, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अगला, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया वो लाहौर में बनाया गया। तो बंबई से लाहौर में ये स्थानांतरित हो गया। 1875 में बंबई में स्थापना हुआ, 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद आर्य समाज ने अपनी जो है स्पीड पकड़ा। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। सी हमारा उत्तर है। अगला, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा कि वेद ही हैं जो कि त्रुटिहीन नहीं है। हमें एक कैसा समाज बनाना है? तो हमें वैदिक समाज बनाना है। वेदों के बाद जितनी रचनाएं हैं उसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, वेद ही त्रुटिहीन है, वो वही ईश्वरीय संरचना है। तो हमें वेदों की तरफ ही लौटना होगा। तो हमें वेदों की तरफ लौटो, ये जो है नारा इन्होंने दिया। अब आइए स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की हम बात करते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको कहा, 1875 में बंबई में की गई। क्या मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का? तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, इसलिए दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि वेद क्या है? शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और दैवीय है। ठीक है। आर्य समाज, देखिए अब आर्य समाज भी मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, अवतारवाद, पशु बलि, झूठे कर्मकांड इत्यादि का विरोध करता है। दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। आर्य समाज द्वारा 1882 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की गई और दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए, अब जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, तो उसका पुनः हिंदू धर्म में वापसी हो, इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। बड़ा प्रसिद्ध हुआ ये आंदोलन और इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तकें भी लिखी। अब इनसे जुड़े हुए जो और तथ्य हैं उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है। वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो निश्चित रूप से दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो, कहां फंसे हुए हो। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए इस तरह का कंपैरिजन कि कोई भारतीय पर्सनालिटी का कंपैरिजन किसी यूरोपीय पर्सनालिटी के साथ किया जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का अपना स्वतंत्र इतिहास है, भारत के लोगों का अपना स्वतंत्र चिंतन है और उनकी भारत के लोगों में उन पर्सनालिटी की अपना सोचने का एक ढंग है, उनको लेकर के वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन होता ही रहता है। आप देखते हैं यहां तक स्थिति है कि प्रश्न बना दिया जाता है कि भारत को किसने खोजा। अरे कोई इंग्लैंड का व्यक्ति कहे, अमेरिका का व्यक्ति कहे, पुर्तगाल का व्यक्ति कहे कि भारत को मैंने खोजा है, तो वो तो ठीक है, समझ आता है। हम ही लोग कहें कि भारत को फलाने ने खोजा, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना भी इनको पड़ता है और इन्हें याद करके भी रखना पड़ता है और फिर खुद ही लिखना पड़ता है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। भारत को किसने खोजा? तो भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती
ये हमारा उत्तर है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये देखिए कितने एग्जाम्स में ये प्रश्न लगातार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये बेहद प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो ये पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। 32 का ए हमारा उत्तर है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को चलाने का काम किया कि जो लोग किसी मजबूरी में, किसी विवशता में हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को उन्होंने अपना लिया है, तो अब उनका हिंदू धर्म में स्वागत है, उनकी शुद्धि करके दोबारा से हिंदू बना दिया जाएगा। इससे पहले यह विचार था कि एक बार जो व्यक्ति चाहे किसी भी मजबूरी में हिंदू धर्म को छोड़ देता है तो फिर उसकी वापसी हिंदू धर्म में नहीं होगी, उसके लिए हिंदू धर्म के दरवाजे बंद हो गए। ये कह दिया गया कि अब ये अशुद्ध हो चुका है, विधर्मी हो चुका है, इसलिए अब हिंदू धर्म में वो नहीं आ सकता। इस कारण के वजह से ऐसे कई लोग जो मजबूरी में हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ा, किसी विवशता में छोड़ा, कभी तलवार उनके सर पे रखी गई उसकी वजह से छोड़ा, तो फिर वो जब स्थिति अनुकूल हो गई तो वो हिंदू धर्म में वापसी करना चाहे तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बार आपने जो है एग्जिट ले लिया, जैसे भारत की नागरिकता है, अगर एक बार आपने नागरिकता छोड़ दी तो फिर जो है आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो आर्य समाज ने कहा कि नहीं, ये सब जो है कोई नहीं है, शुद्धि करिए, उनको वापस लाइए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यूपी बीयू प्री 2019 का प्रश्न है। कथन क्या कहता है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। तो निश्चित रूप से आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, क्योंकि जिस कालखंड में आर्य समाज काम कर रहा था उस कालखंड में हिंदुओं की जो सोचने की स्थिति थी वो काफी जो है निचले स्तर पर आ चुकी थी और वो जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो रहे थे। तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भरने का काम आर्य समाज ने किया बड़े पैमाने पर। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, बिल्कुल ऐसा किया, और हिंदू श्रेष्ठ हैं इसका जो है परिचय हिंदुओं को इन्होंने किया। तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो हम मानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के प्रथम पुरुष थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज की बात की। तो इन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी और स्वराज की बात की और इन्होंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होगा। तो इन्होंने स्वराज और स्वदेशी की बात की, ठीक है। तो इन्होंने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा हो सकता है विदेशी राज्य, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्वशासन, स्वराज चाहिए, अपना राज्य चाहिए। ये किसने कहा? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा सबसे पहले। और लोकमान्य तिलक ने क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए भारत का। अब जो चीजें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती से छोड़ी थी उनको हम जो है फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज एवं स्वदेशी के प्रथम संदेशवाहक थे। जैसा मैंने आपको बताया, उनका मानना था कि बुरे से बुरा विदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है? अच्छा है। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन्हें 19वीं शताब्दी का भारत का हिंदू मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है।
आर्य समाज में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन एवं विरोध के आधार पर दो गुटों में बंट गया। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय एवं हंसराज थे, जिन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना की, और पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद, लाला मुंशीराम एवं लेखाराम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आर्य समाज का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। हर बड़े शहर में आपको डीएवी स्कूल्स जो है दिख जाएंगे, ठीक है। और ये भी बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रानाडे। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद सेन से प्रेरणा लेकर के आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े और एक प्रकार से उसके ये मुख्य संचालक हो गए। इन्हीं के नाम से प्रार्थना समाज को जाना जाने लगा। तो प्रार्थना समाज आइए समझ लें। तो जैसा मैंने बताया, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1869 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े और इसके मुख्य संचालक बन गए। प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब महादेव गोविंद रानाडे की बात कर लें तो महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे के द्वारा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, इसी के वजह से महादेव गोविंद रानाडे को हम लोग जानते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई और 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। गोपाल गणेश अगरकर ने रानाडे के नेतृत्व में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी भंडारकर, एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बी हमारा उत्तर है। अगला, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, सी हमारा उत्तर है। अगला, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्य शोधक समाज यानी सत्य का शोध करने वाला समाज या सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में एक माली परिवार में हुआ। इन्होंने एक सशक्त गैर ब्राह्मण आंदोलन को चलाया जो कि ब्राह्मण विरोध पर आधारित था। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जिससे पिछले वर्षों में जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो ज्योतिबा फुले, बी हमारा उत्तर है। अगला, गुलामगिरी का लेखक? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले, ठीक है। सत्य शोधक आंदोलन चलाया? तो सत्य शोधक आंदोलन चलाया ज्योतिबा राव फुले ने, ठीक है। सी हमारा उत्तर है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज। तो सत्य शोधक समाज, पिछड़े वर्ग का उत्थान, इसका मुख्य कार्यक्रम था। मुख्यतः ये ब्राह्मण विरोध का आंदोलन था, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? अब ये देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? देखिए कैसे रिपीट हुआ, और 22 का है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। तो ज्योतिबा फुले हम कहेंगे, डी हमारा उत्तर है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रश्न ज्यादा मैंने रिपीट कर दिया, नहीं, मैंने बहुत सारे प्रश्नों को हटा दिया है, लेकिन उसके बाद इतने प्रश्न हैं और ये तो लेटेस्ट है।
सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया, हालांकि ये ब्राह्मण विरोध पर आधारित था। आईएएस प्री 2016 का ये प्रश्न है। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। अब देखिए ये भी यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए और दोनों जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से ये संबंधित थे। 46 का उत्तर है डी। तो आइए सत्य शोधक समाज के बारे में समझ लें। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना, ब्राह्मणवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना, मतलब बहुत कट्टर विचार इनके हैं। और स्त्रियों, निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार करना। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तकों की रचना की। इन दोनों पुस्तकों को आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस। तो राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया और 1830 में इन्होंने बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। अगला, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धा नंद। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। ये आगरा के एक बैंकर या महाजन थे जिनका मूल नाम था तुलसी राम, जिन्हें उनके भक्त शिवदयाल साहब या स्वामी जी कह करके पुकारते थे। ठीक है, इन्होंने ही राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की 1861 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल, देखिए गोपाल हो गए यहां, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कह के पुकारा गया। ये एक न्यायाधीश थे और जो कि 1880 में गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर भी रहे। उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, इन्हें ही लोकहितवादी कहा गया, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने, बीएम मालबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। इन्होंने 1850 में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो हमारा उत्तर होगा विष्णु परशुराम पंडित, ए उत्तर है हमारा। अगला, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम एम मालबारी। तो बहराम एम मालाबारी, जिनका जन्म 1853 में एक पारसी परिवार में हुआ था, इन्होंने बाल विवाह के निषेध और विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आवाज उठाने का कार्य किया। इन्हीं के प्रयासों से 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट बिल जो है पारित हुआ। तो डी हमारा उत्तर है। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये एक्ट पारित हुआ 1891 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक बड़ा प्रश्न है, ये आईएएस का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ ही लेते हैं। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे।
इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? तो इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे। तो 53 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का संगठन किया, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर के। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जीके गोखले 1905 ये सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी सुमेलित है। सेवा समिति, एचएन कुंजरू सुमेलित है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। आईएसपी 2012 का प्रश्न है। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार संगठन एक मंच पर आ जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। यही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था थी, तो उसने कहा कि हम जो है सामाजिक सुधार इत्यादि को अपने कार्यक्रम में नहीं रखेंगे, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया। ठीक है, तो यही बी हमारा उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, तो नहीं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ऐसा नहीं था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, तो बिल्कुल चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। भारत के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, गांधी जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों पर उससे लोगों को अवगत कराने के लिए, उन सिद्धांतों पर चलने के लिए, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उसके लिए भी सर्वोदय समाज ने काम किया था। ठीक है, तो 3 और 4 हम कहेंगे कि 3 और 4 हमारा उत्तर है, यानी डी हमारा उत्तर है। क्या पूछा जा रहा है? कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2 तो गलत है, 3, 4 सही है। ठीक है, चलिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 57 का हमारा उत्तर है ए। अगला, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए आता है, यानी 58 का उत्तर होगा सी और डी। ठीक है, अब आइए विधवा विवाह से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक क्रम से देख लेते हैं। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। उन्होंने 10,000 हस्ताक्षरों से युक्त पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में सारा काम हुआ, डलहौजी के समय में, लेकिन ये पारित हुआ कैनिंग के समय में। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। अब ये तो हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात। फर्गुसन कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर धोडो केशव कर्वे ने विधवा एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया तथा विधवाओं की शिक्षा के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। और ये प्रमुख तथ्य है जो बार बार पूछा जाता है, इन्होंने 1916 में बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर आरजी भंडारकर इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। इसके अलावा किसने प्रयास किया? तो वीर सेलिंगम पुंटुलू ने दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया और इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमैरिज सोसाइटी या एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानाडे, राजा राम मोहन राय। तो हम क्या कहेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 59 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में वैथ्यून फीमेल स्कूल से के नाम से जाना गया? एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। और ये लेटेस्ट प्रश्न आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी यानी सचिव थे। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बिल्कुल। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। बिल्कुल। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। तो डी हमारा उत्तर है। 1843 के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा और गुलामी। तो दासता को, ये लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ। 1843 के का एक्ट 5 के द्वारा गैर कानूनी बना दिया गया गुलामी को। 62 का उत्तर है हमारा डी। अब आइए सती प्रथा, शिशु हत्या और दास प्रथा, जिससे अभी जो है प्रश्न हमने देखा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाया। अगले वर्ष इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। राजा राधाकांत देव ने बंगाल में 1830 में धर्म सभा की स्थापना की तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। शिशु हत्या की बात करें तो गवर्नर जनरल जॉन सोर के समय में 1795 ईस्वी में बंगाल नियम तथा वेले जली के समय में 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। इस प्रकार यह क्रूर प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। दास प्रथा की बात करें तो 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में दासता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो ने 1843 के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इन्होंने ही नेटिव मैरिज एक्ट का विरोध किया, मतलब उसकी बातों को नहीं माना और अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। सी हमारा उत्तर है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। तो लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, यह प्रावधान किया गया। ठीक है, अब हमने सती प्रथा की बात कर ली, दासता की बात कर ली, शिशु हत्या की बात कर ली, तो अब बाल विवाह की बात करते हैं। इस पर कुल 3 एक्ट आए हुए हैं। आप कंफ्यूज हो जाते होंगे अलग अलग पढ़ते हुए, मैं समझ रहा हूं, तो एक करके इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु 3 अधिनियम पारित किए गए। पहला जो अधिनियम आया उसे सिविल मैरिज एक्ट कहा गया या नेटिव मैरिज एक्ट कहा गया 1872। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत बाल व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना गया। तो ब्रह्म विवाह, सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट सब एक ही 1872 में आया। इसके बाद आया सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो ये जो एक्ट था ये प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बंबई के पारसी बहराम जी मालावारी के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया। इसके माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। यह पूछा जा सकता है किस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किया, ये कहते हुए कि हमारी सामाजिक मान्यताओं में दखल देने वाले ब्रिटिश कौन होते हैं, हमारे समाज में कोई गड़बड़ी है तो उसे हम दूर करेंगे, ये ब्रिटिश क्यों दखल दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो अधिनियम आया वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया। ये इसे शारदा अधिनियम 1829 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरविलास शारदा के प्रयासों से ये पारित हुआ था, तो इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी इसका नाम है, और ये अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ, और इसीलिए इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से विवाह की आयु के लिए लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय कर दिया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ये पैराग्राफ किसके विषय में है, तो निश्चित रूप से बीएम मालाबारी के विषय में ही है। तो 65 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई, तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष, यही शारदा अधिनियम 1829 के माध्यम से तय किया गया। ठीक है, अगला, शारदा अधिनियम संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, जनजातीय विवाह। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। 67 का उत्तर है हमारा ए। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, मैडम HP ब्लावेट्स्की, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो मैडम HP ब्लावेट्स्की जो कि एक रशियन महिला थी, उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी जिनका नाम था कर्नल आलकाट, उनके साथ मिलकर के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बाद में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय का स्थानांतरण हो गया मद्रास के पास अडयार में, और यही अब अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम एनी बेसेंट के द्वारा जानते हैं, लेकिन संस्थापक मैडम HP ब्लावेट्स्की थी, और इनके पति जो एक अमेरिकन नागरिक थे कर्नल आलाकाट थे। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अब आइए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात कर लें। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 सितंबर 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। दोनों संस्थापक 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए और जनवरी 1822 में मद्रास में अडयार के निकट अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी इंग्लैंड में। ठीक है, तो स्थापना कब हुई, 1875। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी इंग्लैंड में। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और इस सोसाइटी का कार्यभार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम एनी बेसेंट की वजह से ही जानते हैं। ठीक है, 1907 ईस्वी में आलकाट के निधन के बाद जो संस्थापक थे एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा नियुक्त हुई, और हम जानते हैं होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने भारत में चलाया, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा भी थी। चलिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS आलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण। तो निश्चित रूप से एनी बेसेंट ने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थिति को मजबूत किया, इसको विस्तारित करने का काम किया। ठीक है, और इन्हीं के कारण जो है भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी को जानते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज सुमेलित है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सुमेलित है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सुमेलित है, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी सुमेलित नहीं है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट होना चाहिए, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। निश्चित रूप से रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो बी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। तो आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, बल्कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय ने की। ठीक है, तो यही बी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला, सूची का प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में तो संस्थाएं हैं और सूची 2 में वो संस्थाएं मुख्यतः कहां से जुड़ी हुई थी, उनकी स्थापना कहां हुई। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो हो गई कलकत्ता में, तो ए का 3 में 2 जगह दिख रहा है, सी और डी में दिख रहा है। ठीक है, मानव धर्म सभा ये सूरत, बी का 2, तो बी का 2 हमें केवल डी में दिख रहा है। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई, फिर लाहौर, सी का 1, और नदवा उल उलमा ये लखनऊ में हुआ, तो डी का 4, सी का 1। ठीक है, तो यही डी हमारा उत्तर है, 73 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बसु। तो 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि 1826 का जूरी अधिनियम ये प्रावधान करता था कि किसी भी यूरोपीय के मामले को कोई हिंदू या मुस्लिम जज नहीं सुन सकता है। यूरोपीय का मामला मतलब ईसाई से है, यहां पर कोई भी भारतीय ईसाई हो चाहे यूरोपीय ईसाई है, उसका मामला कोई हिंदू मुसलमान नहीं सुन सकता, लेकिन किसी हिंदू मुसलमान के मामले को कोई यूरोपीय यानी ईसाई सुन सकता है। तो ये पूरी तरह से एक कानूनी रूप से भेदभाव करने वाला अधिनियम था, जिसका राजा राम मोहन राय ने बड़े सफलतापूर्वक विरोध करने का काम किया। तो 74 का उत्तर है बी। अगला, सुमेलित कीजिए। तो प्रार्थना समाज तो एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। ठीक है, सुमेलित करना है। तो प्रार्थना समाज में हम देख रहे हैं आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं है, तो महादेव गोविंद रानाडे कहेंगे। तो ए का 2, देखिए हमें उत्तर मिल गया। हमें केवल एक तथ्य पता था, लेकिन हमें उत्तर मिल चुका है, देखिए। ठीक है, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बी का 1, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, सी का 4, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, तो डी का 3। तो यही हमारा सी उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। ये बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का प्रश्न है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, तो 76 का हमारा उत्तर होगा बी। और आइए पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। क्या उद्देश्य था पूना सार्वजनिक सभा का? तो जनता की राजनीतिक चेतना को जागृत करना। 1875 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई कि भाई जब आप हमसे कर ले ही रहे हैं और हमको ब्रिटिश प्रजा मान ही रहे हैं, तो हमको जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में भी स्थान दीजिए, ब्रिटिश संसद में स्थान दीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी दीजिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी दीजिए। एमजी रानाडे बंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे, जिनकी छाया बाद के राष्ट्रवादी आंदोलनों पर पड़ी, तो एक लाइन में इनका भी परिचय हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो अब इसमें से कौन एक सुमेलित है ये खोजना है।
भारतीय ब्रह्म समाज तो केशवचंद्र सेन, तत्वबोधनी सभा तो देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फुले, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। डी हमारा उत्तर है, ठीक है। अगला, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। IS प्री 1997 का प्रश्न है। तो आइए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ की बात करें। अब यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत सारे हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसी को लिया है। तो इसकी स्थापना 1905 में प्रमुख कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बंबई में की गई। इसका क्या उद्देश्य था? देश सेवा के लिए स्वयंसेवक तैयार करना तथा संवैधानिक पद्धति से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु थे, लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता नहीं ली थी, ठीक है। चलिए अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? देख रहे हैं कितने एग्जाम्स में एक लाइन से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 1905 में ये स्थापित हुआ। डी हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब ये BPSC प्री का 2019 का प्रश्न है। तो भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी हमारा उत्तर है। अगला, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और BR सिंधे। तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, ये दोनों लोग ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर के इस संगठन की स्थापना किए बहुजन समाज के नाम से। और ये बहुजन समाज जो संगठन था ये ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी संगठन था। बी हमारा उत्तर है। अगला, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो ये दंगे 1899 में हुए और नाडार। बी हमारा उत्तर है, ठीक है। अगला, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो अस्पृश्यता विरोधी एक सम्मेलन में बोलते हुए बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, अब आ गया सुमेलन का प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो राजा राम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इधर उनसे जुड़े हुए तथ्य दिए गए हैं। तो राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया और उसके लिए जो स्रोत इन्होंने जुटाए वो स्रोत उपनिषदों से लिए गए थे। तो यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, कहने का मतलब है कि वहीं से इन्होंने तथ्य लिया था। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्राह्मणवाद को ब्राह्मणवाद नहीं, बार बार कहते कहते वही आ गया शब्द, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, एक हिंदू थे और वही विचार इन्होंने दिया। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, सबका मार्ग अपना अपना ठीक है, लेकिन अभी कई फिलॉसफी हैं दुनिया में जो ये कहती है कि नहीं, जो लोग हमारी बात नहीं मानते वो असल में भटके हुए हैं, उनको दीन की दावत दीजिए, उनको भी बुलाइए, हैं,
वो ऐसे उनको भटके हुए छोड़ क्यों दिया आपने जो है, ठीक है। तो ए का 4 हमें सी और डी दोनों में दिख रहा है। बी का 1 हमें सी और डी दोनों में दिख रहा है। सी का 2 हमें कहां दिख रहा है, केवल डी में दिख रहा है। और डी का 3 भी यही दिख रहा है। तो यही डी हमारा उत्तर है, 84 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज हमारा उत्तर होगा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। यही सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी ये ज्योतिबा फुले ने नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहां देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है, यानी बेहद लेटेस्ट ये प्रश्न है। तो डी के कर्वे सचिव बीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, जेडी बेथून जिन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और जिनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, बीएम मालबारी जो बाल विवाह के विरुद्ध जिन्होंने संघर्ष किया। तो ए का 2 हमें 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। बी का 1 भी हमें दोनों जगह दिख रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी का 4 हमें केवल यही दिख रहा है। तो और डी का 3, तो यही ए हमारा उत्तर है। जो 87 का हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज आत्माराम रंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी किसे कहा गया, गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदेवसन सभा इसकी स्थापना नौरोजी फुरदोन जी ने किया। तो यही बी हमारा उत्तर है। इस प्रश्न को देख करके एक आइडिया आपको यह लग गया होगा कि एक ही प्रश्न के माध्यम से कितने सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारत धर्म महामंडल दिल्ली नहीं है, हरिद्वार है। देव समाज, ये देव समाज बनारस नहीं, लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर नहीं, आगरा में है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता, यही सही सुमेलित है, बाकी कोई सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो ये तीनों के तीनों, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, सभी यानी तीनों लोग संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 3 कथन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, निश्चित रूप से करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिए, बहुत अधिक योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, बिल्कुल की। तो 1 2 3 यानी ए हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ठीक है, चलिए। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। यही जो है समानता हम देखते हैं ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज के बीच। ये हमारा उत्तर है। अगला,
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थे, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में अडयार में है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल किया। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, न कि गांधीनगर में हुआ, तो यही डी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी सुमेलित है, यह पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की 1932 में, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, 1936 में किया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि इसके महासचिव एनजी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर द्वारा चलाया गया, तो आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया दक्षिण भारत में। इनको ही पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित है, तो डी 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित हैं। अगला, अब आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में हम डिस्कस कर लें, फिर प्रश्न पे बढ़ेंगे। तो ईवी राधास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार, इन्होंने 1925 में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। प्रारंभ में इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जाति विहीन समाज की स्थापना करना, लेकिन जल्द ही ये धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी भी हो गया। ठीक है, ये धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी भी हो गया। आत्मसम्मान आंदोलन के तहत बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति को जलाने जैसे कार्य किए गए। तो ये मनुस्मृति को जलाने का जो प्रारंभ है, इसी पेरियार ने किया। पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण नाम से एक रामायण की भी रचना कर दी। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? राधाकृष्ण, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। तो नवबोधवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का गठन कर लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो दलित बौद्ध आंदोलन चला, उसने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करने का काम किया। और जैसे महायान, हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में थे, उसी तरह से एक नवायान संप्रदाय को चलाने का कार्य किया गया। सी हमारा उत्तर है। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना हुसैन अहमद, मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी, मौलाना अहमद रिजा खान। तो दार उल उलूम की स्थापना लखनऊ में मौलाना शिबली नुमानी ने किया। ए हमारा उत्तर है। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1888, 1885, 1866। तो देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, कासिम अल ननतोवी द्वारा, देवबंद यूपी में। ठीक है, आइए देवबंद आंदोलन की बात कर लें, ये प्रसिद्ध है। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननतोवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1866 में किया गया। क्या था? तो ये एक पुनरुद्धार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतया विपरीत था, जो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करता था। इसने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया। कासिम ननतोवी एवं अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में 1866 ईस्वी में एक स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, अगला, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिर में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन, जो तारकेश्वर शिव मंदिर था, उसके महंत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। एक तो उस पर यह आरोप था कि वो जो है
किसी महिला के साथ संबंध में है। इसके अतिरिक्त जो है जो मंदिर का धन था उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन चलाया गया, ये प्रसिद्ध हुआ आंदोलन। अगला, हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूरी, किसान के शोषण, छुआछूत, अशिक्षा। तो हाली पद्धति बधुआ मजदूरी से संबंधित है, ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हुआ, नासिक में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से पिछले वर्षों में पूछे गए कुल 100 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।